गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए फिर से NCERT शार्ट बैच की क्लास लेकर। मध्यकालीन भारत का यह अंतिम फेज है और यहाँ पर एक या दो क्लास, या तो आज वैसे कम क्लास होती है, 1 घंटे की ही मुश्किल से हो पाती है। और कल का मतलब है मंडे को फिर नए सेशन के साथ आएंगे। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे तक आपका यह सेशन पूरा हो जाए और देन फिर मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करेंगे, जो आपका अंतिम भाग होगा NCERT सार बैच का। NCERT सार बैच को मैंने इस प्रकार से आपको लिखाया है या पढ़ाया है ताकि वह सीधे सीधे जा कर के PCS या UPSC के सिलेबस के साथ जुड़ जाए। ये दोनों एग्ज़ाम को कवर करेगा, इनफैक्ट हर एग्ज़ाम को कवर करेगा। जो बच्चे लोअर ग्रेड में हैं वो तो अपना अलग से ले लेंगे, उनके लिए तो दिक्कत ही नहीं है। और जो बच्चे अपर ग्रेड में जाना चाहते हैं, अब लोअर ग्रेड का मतलब है कि वनडे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे जाना चाहते हैं UPSC या UPPCS वगैरह के लिए, BPSC के लिए, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं PCS का, सबके लिए यहाँ पर यह मैटर पर्याप्त हो जाएगा। तो इससे अधिक पढ़ने की हमें NCERT में ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हमने ओल्ड NCERT को भी आधार बनाया था और न्यू NCERT के जो प्रासंगिक पॉइंट्स थे उसको भी लिया, क्योंकि न्यू NCERT में बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए। और अगर मैं बीच बीच में से पढ़ाता कोर्स आगे बढ़ाने के लिए, तो शायद ये आपको आगे काम नहीं देता। समझ तो हो सकता है विकसित हो जाती, लेकिन आगे बहुत काम देता नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चे, संडे को भी नहीं ले सकते हैं ना, संडे को एक वर्क होता है तो उसमें नहीं ले सकते हैं। आपको 1 मिनट के लिए ना होल्ड करना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए आप होल्ड करिएगा प्लीज। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर सभी बच्चे तैयार रहेंगे। संडे को नहीं लेते हैं, एक्चुअली क्या है कि संडे को थोड़ा सा वर्क होता है, तो फिर मंडे को वो कंटिन्यू करेंगे। अभी जो बात हो रही थी हमारी शिवाजी की हो रही थी, और शिवाजी की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। बताते हैं कि इसमें क्या क्या हमें करने की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिएगा कि पहले तो मैं शिवाजी को ही कर देता हूँ, जो मराठा है उसी को मैं समाप्त कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? शिवाजी हो जाएगा। तो शिवाजी को जरा देखेंगे तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने लिया था उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन ले ही लिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब इसके आगे हमें देखना होगा कि क्या क्या बातें इसके साथ और जुड़ सकता है। देखते हैं कि एक तरह से चंद्रराव मौर्य से इसने जावली का किला छीन लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 1659 में यहाँ आगे क्या होता है। आगे शिवाजी ने क्या कर दिया? शिवाजी ने बीजापुर तथा गोलकुंडा के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। क्षेत्रों पर भी अपना दावा प्रस्तुत किया। क्षेत्रों पर भी अपना क्या किया? अपना दावा प्रस्तुत किया। क्षेत्रों पर भी अपना दावा प्रस्तुत किया। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसकी प्रतिक्रिया भी आती है, और इस प्रतिक्रिया स्वरूप खास करके इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम क्या देखते हैं? बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान ने शिवाजी के खिलाफ अफजल खां को भेजा। शिवाजी के खिलाफ अफजल खान को भेजा। शिवाजी के खिलाफ क्या भेजता है? अफजल खान को भेजा।
आगे शिवाजी ने बीजापुर तथा गोलकुंडा के क्षेत्रफल में अपना दावा प्रस्तुत किया। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के खिलाफ अफजल खान को भेजता है। और इसी क्रम में हम क्या देखते हैं कि 1659 एक डेट आप देखेंगे 1659 में, और इस 1659 को हम क्या देखेंगे कि यहां पर एक तरह से इस पर क्या होता है कि अफजल खान की हत्या शिवाजी द्वारा की गई। अफजल खान की हत्या शिवाजी द्वारा कर दी गई। देखिए यहां दिक्कत क्या होती है इसको समझिएगा। जब इतिहास पढ़ते हैं तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखिएगा। और एक काम और किया इसने, पन्हला के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। पन्हला के दुर्ग पर कब्जा कर लिया। अब देखिए होता क्या है कि जब हम बीजापुर की तरफ जाते हैं, जैसे शिवाजी को आप देखें, अगर मैप आपको दिखाओ तो मैप के साथ अगर शिवाजी को देखें या शिवाजी के प्रसार को समझें तो एग्जैक्ट तो मैप नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि आपका जो शिवाजी का एरिया है वह यह एरिया रहा होगा। यहाँ बीजापुर है और मान के चलते हैं कि शिवाजी का एरिया लगभग यह रहा होगा। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, बीजापुर की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि आगे अहमदनगर अब मुगलों के संरक्षण में चला गया है। तो ये बीजापुर की तरफ आना चाहेगा, क्योंकि इमीडिएट इसको प्रसार तो करना पड़ेगा ना कहीं, तो यह बीजापुर की तरफ आएगा। और बीजापुर का शासक भला क्यों चाहेगा कि मेरे तरफ आए? तो यहाँ पर शिवाजी के खिलाफ उसने एक सेनानायक था, उसका प्रमुख सेनानायक था जिसका नाम था अफजल खान, उसको भेज दिया। अफजल खान बड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा सा व्यक्ति था और छल प्रपंच करने में बड़ा माहिर था। छल प्रपंच का मतलब है कि ये सिर्फ युद्ध ही नहीं करता था, बल्कि चालाकी से भी दुश्मनों को परास्त करने की हिम्मत रखता था। तो अफजल खान को भेजा गया। अफजल खान ने शिवाजी को कहा कि आइए भाई साहब, लड़ाई झगड़े से क्या रखा है, दोनों मिलजुल करके अपना बात कर लेते हैं, जो आपकी मांगे हैं मान लेंगे। तो शिवाजी भी ठीक था, शिवाजी कहा कि अकेले मिलेंगे दोनों, ऐसा नहीं है कि आप सेना लेके आए मैं भी सेना लेके आओ। तो सेना को दूर छोड़ दिया गया। लेकिन शिवाजी को पहले ही सूचना मिल गई उनके विश्वस्त सूत्रों द्वारा, यहाँ अफजल खान कुछ गड़बड़ करने वाला है। और अफजल खान बहुत ऊंचा था और शिवाजी का कद छोटा था। अफजल खान ने सोचा कि इसको तो गोद में उठा लेंगे या दबा देंगे, गर्दन ही दबा देंगे, कहानी ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन शिवाजी भी अपनी तैयारी के साथ गया और उंगली में अंगूठी जैसा कुछ ऐसा पहना जो कि पीछे ऐसे बघनखा टाइप का था, इसको उंगली में ऐसे मुट्ठी में छिपाया जा सकता था। तो जैसे ही अफजल खान ने इस पर हमला करने की कोशिश की, कहा जाता है कि एनसीईआरटी में भी वर्णन दिया गया है, उसने उसके पेट को ही फाड़ दिया आगे से, चूंकि शिवाजी उसके सामने था। तो एक तरह से अफजल खान की हत्या होते ही उसके सिपाही भी टूट पड़े। और इतने बड़े सेनानायक की हत्या अगर हुई तो शिवाजी की प्रतिष्ठा तो और भी आगे बढ़ जाएगी, और भी आगे बढ़िया से फैल जाएगी। तो दूर दूर से लोग इसके क्षेत्र में शामिल होने के लिए, इसकी सेना में शामिल होने के लिए आने लगेंगे। अफजल खान की क्या होता है, यह हत्या कर देता है और पन्हला के दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। फिर देखते हैं मुगलों के साथ संघर्ष कैसा होता है। मुगलों के साथ अगर संघर्ष की बात करें, देखिए अब मुगल क्षेत्र कहाँ है, तो अहमदनगर क्षेत्र है। मुगल अभी बीजापुर में है नहीं, अहमदनगर की तरफ ये भी प्रसार करना चाहेगा और यहां इस क्रम में इसका मुगलों के साथ थोड़ा संघर्ष हो जाएगा। कैसे संघर्ष होगा इसको जरा देख लेते हैं 2-3 पॉइंट के माध्यम से, क्योंकि ये डायरेक्ट मुगलों से भिड़ने की क्षमता तो नहीं रखता है, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ता है। औरंगजेब ने हमने क्या देखा कि जब शिवाजी की बढ़ती क्षमता को देखते हुए औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने पुणे को मुख्यालय बनाकर प्रसिद्ध सेनानायक शाइस्ता खान को भेजा। प्रसिद्ध सेनानायक शाइस्ता खान को कहां भेजा, औरंगजेब ने पुणे को मुख्यालय बनाकर प्रसिद्ध सेनानायक शाइस्ता खान को शिवाजी के दमन के लिए भेजा।
शिवाजी के दमन के लिए भेजा। हालांकि यहां पर भी पासा उल्टा पड़ जाता है। शाइस्ता खान मुख्यालय पहुंचता है, पुणे मुख्यालय पहुंचता है। औरंगजेब का एक तरह से मामा ही लगेगा, दूर का एक रिश्तेदार ही था। शिवाजी की बढ़ती क्षमता को देखते हुए औरंगजेब ने पुणे को मुख्यालय बनाकर प्रसिद्ध सेनानायक शाइस्ता खान को शिवाजी के दमन के लिए भेजा। और यहां पर कहा जाता है कि शिवाजी के तरफ चारों तरफ से अंकुश लगाने का कार्य भी किसके द्वारा किया गया? शाइस्ता खान के द्वारा किया जाता है। लेकिन शिवाजी तो शिवाजी है, वीर वह क्या जो परिस्थितियों में घबरा जाए, वीर तो वह है जो परिस्थितियों को चुनौती दे दे। और यहाँ पर शिवाजी ने क्या किया कि चूंकि पुणे अब अगर गढ़ बनता चला जाएगा, अगर मुगल शक्ति वहाँ पर स्थापित होती जाएगी, तो शिवाजी के लिए कभी भी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा ही नहीं। इसलिए शिवाजी ने एक दुस्साहसपूर्ण कदम उठाया और रात में एक प्लान करके, रात में जबकि शाइस्ता खान सोया हुआ था, रात में ही उसके महल पर हमला कर दिया। इधर उधर नहीं किया, डायरेक्ट उसके महल पर हमला कर दिया। और इंटेंशन यह था कि शाइस्ता खान की हत्या कर दी जाए, तो ताकि दूर दूर तक लोग उनके नाम को और जान सके। इसी में हम क्या देखते हैं, शाइस्ता खान को शिवाजी के पास भेजा गया। शिवाजी के कारण हम क्या देखते हैं, दमन मतलब सुना ही नहीं सब, बाप रे बाप। अंजलि, दमन का मतलब है ही नहीं, क्या कहा जाए, कैसे पढ़ोगे आप लोग? दमन का मतलब होता है अंकुश लगाना, कब्जा करना, उसको दबाना। दमन का मतलब दबाना होता है, उस पर कब्जा करना होता है, उसको अंडर करना होता है। कई शब्द हो सकते हैं, ये सब शब्द तो हम लोग सुनते रहते हैं। सेनानायक शाइस्ता खान को शिवाजी के दमन के लिए भेजता है। और इस क्रम में हम क्या देखते हैं कि इसी समय शिवाजी ने क्या किया, जो लिख करके आप लोगों को नहीं पढ़ाता होगा, जो एक एक शब्द स्पष्ट करके नहीं पढ़ाता होगा, उस टीचर से फिर आप समझते कैसे होंगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो एक एक शब्द लिख रहा हूँ, एक एक शब्द समझा रहा हूँ, और अगर कोई वर्बली, जैसे मैं ही यहाँ खड़ा हो जाऊं और वर्बली में पूरा भाषण दे दूं, फिर कैसे समझ पाओगे? कुछ तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या देखा हमने, इस समय शिवाजी पुणे को मुगलों का मुख्यालय बनने नहीं देना चाहता था। मुगलों का मुख्यालय बनने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया, एक दुस्साहसपूर्ण कदम उठाया। बनने नहीं देना चाहता। इस क्रम में हम क्या देखते हैं, चाहता था। इसी क्रम में शिवाजी ने एक रात्रि युद्ध में शाइस्ता खान को पराजित कर दिया। शाइस्ता खान के महल पर हमला कर उसे घायल भी कर दिया। शाइस्ता खान के महल पर हमला कर ना केवल उसे घायल कर दिया, ना केवल उसे क्या कर दिया, उसे घायल कर दिया, बल्कि उसके पुत्र की हत्या भी कर दी, उसके बेटे की हत्या भी कर दी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर शाइस्ता खान पराजित होता है और शिवाजी जीत जाता है। ये शिवाजी की ही महानता थी, या शिवाजी का ही एक समझिए, शिवाजी की ही बड़ी क्षमता थी कि उसने क्या कर दिया, उसने यहां पर चलिए मनीष मांझी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वंदना पांडे, पढ़िए किताब उधर पढ़िए, सबके भरोसे नहीं रह सकते ना, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, सब लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, ये 1563 की बात होगी। कब बात होगी? ये 1563 की होगी। और 1564 में हम क्या देखते हैं, 1664 हो जाएगा। 1664 में शिवाजी ने क्या कर लिया, शिवाजी ने
मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह, मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह को लूट लिया। प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को लूट लिया, सूरत को लूट लिया। मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को ही यहां लूट लेता है 1664 में। मुगलों का प्रसिद्ध बंदरगाह है, इसको लूट लेता है। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं, शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए, शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए, शक्ति को देखते हुए औरंगजेब ने अब किसको भेजा, अब प्रसिद्ध राजपूत शासक जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ लगाया। जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ लगाया, शिवाजी के खिलाफ नियुक्त किया। और जिसने नियुक्त किया, इन्होंने क्या किया, जयसिंह ने बेहतर रणनीति बनाते हुए, बेहतर रणनीति के साथ शिवाजी से अनेक किले छीन लिए, शिवाजी से अनेक किले छीन लिए, जिसका परिणाम था किले छीन लिए तथा शिवाजी को क्या किया, शिवाजी को पुरंदर की संधि मानने के लिए बाध्य किया, पुरंदर की संधि मानने के लिए बाध्य किया, पुरंदर की संधि मानने के लिए बाध्य कर दिया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए औरंगजेब ने अब प्रसिद्ध राजपूत शासक जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ नियुक्त किया। जयसिंह ने बेहतर रणनीति के साथ शिवाजी से अनेक किले छीन लिए तथा शिवाजी को पुरंदर की संधि मानने के लिए बाध्य कर दिया कि आपको पुरंदर की संधि माननी पड़ेगी। देखिए यहां पर क्या होता है कि जो मराठे हैं वो भी पावरफुल हैं और राजपूत शासक भी पावरफुल है, मतलब राजपूत शासक भी उतना ही मजबूत योद्धा है। उसमें भी मिर्जा राजा जयसिंह तो और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था और बहुत सारे समस्या के समाधान में, औरंगजेब की समस्या के समाधान में मिर्जा राजा जयसिंह की ही भूमिका रही थी। इन्होंने एक बहुत बेहतर रणनीति अपनाई और शिवाजी को यह कहने का मौका नहीं मिला। अक्सर क्या होता है कि दक्षिण के क्षेत्र में जब शिवाजी पर हमला किया जाता तो शिवाजी जनमानस को जोड़ने के लिए एक बात जरूर कहते थे। वो कहते थे कि भाई देखो, मुस्लिम शासक के द्वारा हमें दबाया जा रहा है और यहाँ पर सभी हिंदू एक हो जाए तो ताकि मुस्लिमों के खिलाफ हम काम कर सकें। लेकिन अब जो आ रहा है वो अभी हिंदू है, तो शिवाजी को दबाने के लिए हिंदू शासक को भेजने का एक यह भी परिप्रेक्ष्य था कि धर्म का मोबिलाइजेशन नहीं हो पाए। हालांकि यह तो पूरी राजनीति है, इसमें धर्म का कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसे मौके में चूंकि एक मजबूत शासक भी था और शिवाजी को इसने घेरने में सफलता पाई और एक संधि करवाना मजबूरी हो गई शिवाजी के लिए, जिसको हम कहते हैं पुरंदर की संधि, जो आपकी होती है, आपका कब होता है, 1665 में। इसी का परिणाम था पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि देखें तो यह होता है 1665 में। ध्यान रखिएगा इसकी शर्तें क्या रही। पुरंदर की संधि एक और हुई है, मैं आगे जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो एक और संधि पढ़ाऊंगा, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि का जो प्रमुख शर्त था वह क्या था, एक शिवाजी के 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। शिवाजी को कर दीजिएगा, शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े, मुगलों को देने पड़े। शिवाजी को देना पड़ गया क्योंकि अब संधि की शर्तें ही ऐसी है जिसको आपको मानना मजबूरी हो जाएगी। 23 किले देने पड़े। बाकी किले हम क्या कहते हैं, किले देने पड़े। बाकी किले इन शर्तों के साथ शिवाजी को दिए गए कि वे क्या करेंगे, दिए गए
कि वे मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। इस शर्त पर दिया गया वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। शिवाजी का जो पुत्र था, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया, मनसबदार बनाया गया। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार भी बनाया गया। यह अच्छा है, 5000 का मनसबदारी तो एक बड़ी ही बात होगी, अच्छी ही बात होगी। ठीक है शिवांगी, यहां हम क्या देखते हैं कि यहां पर एक तरह से दिया गया और कहा गया कि जो बालाघाट का क्षेत्र है, बालाघाट के क्षेत्र पर, बालाघाट के क्षेत्र पर शिवाजी की अधिकारिता स्वीकार की गई, के क्षेत्र पर शिवाजी की अधिकारिता स्वीकार की गई, अधिकारिता स्वीकार की गई, शिवाजी की अधिकारिता स्वीकार कर ली गई बालाघाट के क्षेत्र पर, जहां से 4 से 5 लाख खून की आय होती, जहां से 4 से 5 लाख खून की आय होती, लाख खून की आय होती। दक्षिण के विस्तार में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए, क्षेत्र पर विस्तार करने हेतु शिवाजी को मुगलों की सहायता स्वीकृत की गई, मुगलों की सहायता स्वीकृत की गई। कहने का मतलब है, या स्वीकृत की गई, मुगलों की सहायता स्वीकृत की गई। क्या कह रहा है, सुनते हैं। स्वीकृत की गई, मुगलों की सहायता स्वीकृत की गई। क्या कहा जा रहा है, देखिए, दक्षिण क्षेत्र पर विस्तार करने हेतु शिवाजी को मुगलों की सहायता स्वीकृत की गई, और जो बालाघाट का क्षेत्र है शिवाजी की अधिकारिता स्वीकार की गई, जहां से 4 से 5 लाख हूण क्या है, हूण का मतलब है एक प्रकार का सिक्का है। हूण मतलब क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सिक्का होगा। एक हूण आक्रमणकारी भी था, एक प्रकार का सिक्का। कब हो जाएगा, मराठा काल में, मराठा काल में हो जाएगा। और हूण जो होता है, हूण है एक आक्रमणकारी भी है। कहां है, गुप्त काल में। ध्यान रखिएगा, एक ही जैसा शब्द यहां पर इतिहास में मिलता है। एक हूण का मतलब है जो अभी हमने लिखा, इसका मतलब होता है एक क्वाइंस, एक प्रकार का सिक्का है। और पहले हमने हूण को पढ़ा हुआ है प्राचीन भारत में। वह हूण क्या है, वह हूण एक प्रकार का आक्रमणकारी हुआ करता था। दक्षिणी क्षेत्र पर विस्तार करने हेतु शिवाजी को मुगलों की सहायता स्वीकार कर ली गई। बालाघाट क्षेत्र वही है आपका जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना। एग्जैक्ट मेरे पास वो पॉइंट नहीं है, वो मैप नहीं है जिसमें मैं बता पाऊं कि यहीं पर है, लेकिन वही मान के चले कि जो बीजापुर का क्षेत्र है वहीं पर, यहाँ पर क्या होता है, वहीं पर यह बालाघाट का क्षेत्र होगा। हालांकि यह समझौता क्या होता है, हालांकि यह समझौता विफल रहा, यह समझौता विफल रहा। जयसिंह की सलाह पर जब शिवाजी कहां पहुंचता है, जब शिवाजी मुगल दरबार पहुंचा, वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब वहां पर क्या होता है, तब वहां उन्हें संभाजी के साथ गिरफ्तार कर लिया, संभाजी के साथ गिरफ्तार कर लिया। हालांकि शिवाजी जल्द ही वहां से निकलने में सफल रहे। हालांकि शिवाजी जल्द ही गिरफ्तारी से निकलने में सफल रहे, गिरफ्तारी से निकलने में सफल रहे।
निकलने में सफल रहे। शिवाजी जल्द ही गिरफ्तारी से निकलने में सफल हो जाते हैं। हालांकि यह समझौता विफल रहा। जयसिंह की सलाह पर जब शिवाजी मुगल दरबार पहुंचा तो वहां उन्हें संभाजी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि शिवाजी जल्द ही गिरफ्तारी से निकलने में सफल रहे। एक इसके पीछे कहानी भी आती है। देखिए होता क्या कि दोनों में समझौता हो गया। शिवाजी और जयसिंह के बीच में बहुत अच्छे संबंध भी थे। दोनों ने मिल बैठ के बात किया। शिवाजी को कहा जयसिंह ने कि आप दक्षिण की तरफ अगर प्रसार करना चाहते हो, मुगल की तरफ मत करना। अगर आप दक्षिण की तरफ करना चाहते हो तो आपको मुगलों के सैन्य सहायता हम देंगे। लेकिन जब दक्षिण की तरफ जाना चाहा, खास करके पन्हाला के तरफ जाना चाहा, तो मुगलों ने सैन्य सहायता दी नहीं। तो शिवाजी ने कहा कि जयसिंह भैया, क्या आपने कहा था कि सैनिक सहायता दूंगा, तो अब तो आप दे ही नहीं रहे हो। तो जयसिंह ने कहा देखो भाई, मैं भी एक कर्मचारी हूं औरंगजेब का, और औरंगजेब ने मना किया है तो मैं कैसे दूं। अच्छा होगा कि आप खुद ही औरंगजेब से जाके मिल लीजिए और उनको अपनी बात रखिए कि भाई मुझे चाहिए सैन्य सहायता, तो अच्छा होगा कि आप दिल्ली चले जाइए। तो जयसिंह ने ठीक ही कहा। तो शिवाजी घोड़े पर बैठ करके दिल्ली चले आते हैं, पिता पुत्र दोनों। और पुत्र तो वैसे भी मनसबदारी है, तो मनसबदार को दिल्ली जाना ही था। शिवाजी भी आ जाते हैं। औरंगजेब का दरबार लगा हुआ है और शिवाजी वहां पहुंचते हैं। दरबार में एक व्यवस्था होती थी मुगल दरबार में कि मुगल शासक सिंहासन पर बैठते थे, उनके सभी जो मनसबदार थे वो खड़े ही रहते थे। उनके बैठने की मतलब बैठने का सीट होता ही नहीं। और वहां कैटेगरी होता था, कौन 1000 मनसबदार है, कहाँ खड़ा होगा, 5 जारी कहाँ होगा, 10 जारी कहाँ होगा। इस प्रकार से पद के हिसाब से खड़े होने का भी तय होता था। जब शिवाजी पहुंचते हैं तो इनके पास तो कोई मनसबदारी था नहीं, और इनको एक तरह से मामूली सा समझता था। औरंगजेब के नज़र में बहुत इज्जत नहीं थी। वो उसको एकमात्र भूमिया समझता था। भूमिया का मतलब है एक जमींदार टाइप का मानता था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता था। जब शिवाजी पहुंचे तो वहां पर उनको रिसीव किया गया जयसिंह के बेटे राम सिंह के द्वारा। वो दरबार में थे। शिवाजी ने कहा भाई मुझे मिलवाओ, मैं भी राजा हूं, वो भी राजा है। राम सिंह ने कहा अच्छा रुकिए, अभी मिलवाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। और उनको जो उनके बेटे संभाजी थे उनके साथ खड़ा कर दिया। और संभाजी की चूंकि 5000 मनसबदारी थी, तो संभाजी के साथ यानी 5000 की मनसबदारी में ही कतार में वो भी खड़े हो गए। शिवाजी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा बेटा और मैं दोनों एक जैसे कैसे रह सकते हैं, वो मनसबदार भले है, मैं तो राजा हूं। शिवाजी ने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, उसके बाद हल्ला करना शुरू कर दिया। इन्होंने करे मेरे साथ अन्याय हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया। और कोई 2-4 लोग तो थे नहीं कि सामने औरंगजेब बैठा है, बड़ा दरबार होता था। फिर औरंगजेब का ध्यान गया शोरगुल सुन करके कि ये क्या हो रहा है। तो पता है शिवाजी है, तो काफी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन शिवाजी को इतना गुस्सा था वो माने नहीं। अंततः उन्हें दरबार से बाहर ले जाए गए राम सिंह के द्वारा, जो जयसिंह के बेटे हैं, और जाकर के जयसिंह भवन में उनको एक तरह से कैद कर लिया गया। सारी सुख सुविधा है, लेकिन ये नियम लगाया गया कि आप जयसिंह के भवन से बाहर नहीं निकलते। अब तो शिवाजी फंस गए, और औरंगजेब को भी लगा कि बड़ा अच्छा फंस गया। औरंगजेब ने कहा कि हम चूहे को फंसा चुके हैं। लेकिन शिवाजी भी बड़े होशियार थे। छोटे कदकाठी का फायदा उठाते हुए मिठाई की टोकरी में उन्होंने बहाना बनाया कि मैं बीमार पड़ गया हूं, और मिठाई की टोकरी में बैठ करके भागने में सफल होते हैं। फिर वो पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र, और उसके बाद फिर ये जो बचा खुचा था इसकी इज्जत उसको उतार देता है। वहां हमने क्या देखा, एक तरह से फिर अपना क्षेत्र पहुंचने में वह कहां होता है। ठीक है, पालघाट है, बालाघाट है, बालाघाट महाराष्ट्र क्षेत्र में ही होगा, मैंने ये बताया था। फिर हम क्या देखते हैं, अब यह कब पहुंचता है, सफल रहे कब पहुंचता है, 1666। अब शिवाजी का प्रत्युत्तर क्या रहेगा, शिवाजी का प्रत्युत्तर क्या रहेगा, शिवाजी का जो प्रत्युत्तर रहेगा उसने क्या करेगा, अब जो मुगलों को से क्षेत्र समर्पित किया था वह छीनने की कोशिश करेगा। हमने क्या देखा कि 4 वर्षों के अंदर ही, यहां लिखेंगे 1670 में सूरत को दोबारा लूटा, सूरत को दोबारा लूटा, तथा 4 वर्षों के भीतर, 4 वर्षों के भीतर अपने अधिकांश किले पर फिर से कब्जा कर लिया, अपने अधिकांश किले पर फिर से कब्जा कर लिया, किले पर फिर से कब्जा कर लिया, अपने अधिकांश किले पर फिर से इसने कब्जा कर लिया।
और सबसे बढ़कर के उसने क्या किया कि यहां पर 1674 में इसने क्या कर लिया, 1674 में शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी ने स्वयं को विधिवत राजा घोषित कर दिया, विधिवत राजा घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। इसका तात्पर्य होता, इसका निहितार्थ था कि अब शिवाजी अन्य सभी शासकों से शिवाजी ने स्वयं को विधिवत राजा घोषित कर दिया। इसका निहितार्थ था कि अब वह क्या करेगा, निहितार्थ था कि अब वह बराबरी से सभी शासकों के साथ समझौता कर सकता था। सभी शासकों के साथ वह बराबरी से अब समझौता कर सकता था। ठीक है, शिवाजी ने क्या प्रत्युत्तर दिया, 1670 में सूरत को दोबारा लूट लिया। सूरत के लूटने की घटना क्यों महत्वपूर्ण है पता है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, मतलब यहां से काफी इनकम प्राप्त होता है, और अगर हम सूरत को लूट लेते हैं तो मुगलों की प्रतिष्ठा पर बहुत ही गहरा आघात लगता है। तो फिर हम क्या देखते हैं, इसने स्वयं को विधिवत राजा घोषित कर दिया, कहा अब मैं राजा, छत्रपति की उपाधि धारण की। इसका तात्पर्य था कि जो आसपास के लोग थे, जैसे बीजापुर है, गोलकुंडा है या मुगल ही है, वो अब इससे बराबरी पर समझौता करेगा। पहले क्या होता था, पहले माना जाता कि एक विद्रोही सरदार है, राजा खुद उपाधि धारण कर लेने का मतलब हो गया अब वह बराबरी का समझौता कर सकता है। हर लोग यही करता है। शिवाजी ने स्वयं को विधिवत राजा घोषित कर दिया। इसका निहितार्थ था कि अब वह बराबरी से सभी शासकों के साथ समझौता कर सकता था। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसने, निहितार्थ का मतलब है अर्थ, निहितार्थ का मतलब होता है अर्थ होना, निहित अर्थ होना, निहित अर्थ को हम निहितार्थ कहते हैं। क्या शब्द मैं यूज करूं रे बाबा। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि आगे उन्होंने दक्कन के साथ, हम क्या देखते हैं कि दक्कनी राज्यों के साथ इन्होंने, आगे क्या होता है, आगे शिवाजी ने गोलकुंडा तथा बीजापुर आदि राज्यों के साथ, बीजापुर आदि राज्यों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर न केवल दक्षिण भारत की विजय की, संबंध स्थापित कर न केवल दक्षिण क्षेत्र में प्रसार किया, दक्षिण क्षेत्र में प्रसार किया, बल्कि मुगल क्षेत्रों से भी चौथ जैसे करों को वसूला, चौथ जैसे करों को भी वसूला। अब क्या है चौथ, क्या है चौथ? है एक प्रकार का सुरक्षा कर है, सुरक्षा कर है, जो क्या होता है, कर कुल उपज का 1/4 वस्तुतः क्या है, वस्तुतः मराठों द्वारा यह कर इसलिए उठा, मराठों द्वारा किसी भी क्षेत्र में यह कर इसलिए वसूला जाता था कि वह क्या करेगा, जाता था कि वह क्षेत्र मराठा आक्रमण से सुरक्षित रहेगा,
वह क्षेत्र मराठा आक्रमण से सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या देखा आपने? आगे शिवाजी ने गोलकुंडा तथा बीजापुर आदि राज्यों के साथ समझौता स्थापित करके दक्षिण में भी प्रसार किया और मुगल क्षेत्र से भी चौथ वसूला। यानी मुगलों के क्षेत्र में जाकर के कहता था कि अगर मुझसे सुरक्षित रहना है या किसी के भी आक्रमण से सुरक्षित रहना है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। और वह क्या है? चौथ नामक टैक्स है। एक और है सरदेशमुखी नामक टैक्स, वह एक वंशानुगत दावा था, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करते हैं क्योंकि चर्चा है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से उसने बहुत सारे करों को भी वसूला। एक तरह से अब देखें तो ये बहुत पावरफुल होता है। हालांकि शिवाजी का देहांत जल्द ही हो जाता है। एक और शब्द लिख लीजिएगा, मदन्ना और अकन्ना। मदन्ना तथा अकन्ना दो भाई थे। ये क्या है? ये दो भाई थे जो गोलकुंडा प्रशासन में बहुत प्रभावी भूमिका निभाते थे। गोलकुंडा प्रशासन में प्रभावी भूमिका निभाते थे तथा शिवाजी के मित्र थे तथा शिवाजी के इससे बेहतर संबंध थे। शिवाजी के इससे बेहतर संबंध थे। ठीक है, एक प्रकार का सुरक्षा कर है, कुल उपज का 1/4 है। वस्तुतः मराठों द्वारा किसी भी क्षेत्र में यह कर इसलिए वसूला जाता था कि वह क्षेत्र मराठा आक्रमण से सुरक्षित रहेगा। एक मदन्ना और अकन्ना नामक व्यक्ति है, दो भाई है जो गोलकुंडा प्रशासन में प्रभावी भूमिका निभाते थे तथा शिवाजी के इससे बेहतर जैसे संबंध थे, शिवाजी से बेहतर संबंध होते थे। ठीक है, हाँ, चौथ और सरदेशमुखी है। अंग्रेज तो बाद में आते हैं ना, अंग्रेज तो बाद में आते हैं। ठीक है बच्चे, यहां एक टैक्स हुआ करता था। आगे हम क्या देखते हैं कि आगे इन्होंने कर्नाटक क्षेत्र में इन्होंने शिवाजी ने कर्नाटक क्षेत्र की भी विजय की, कर्नाटक क्षेत्र की भी विजय की तथा यहां उन्होंने जिंजी में क्या किया? जिंजी क्या है? एक क्षेत्र है। क्षेत्र में एक सुरक्षित मुख्यालय भी बनाया, जो क्या होता? जो मुगलों के आक्रमण से सुरक्षित रहता। कर्नाटक क्षेत्र में इनका एक मुख्यालय होता है। 1680 में कर्नाटक अभियान से लौटने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। कर्नाटक अभियान पर गए थे, चूंकि काफी परिश्रम करना पड़ रहा था इन्हें, तो इस वजह से जो बीमारी होती है उसमें इनका एक तरह से देहांत हो जाता है। बहुत दिन सरवाइव नहीं कर पाए। ये यहाँ पर 1780 में हम क्या देखते हैं? 1680 में इनका देहांत हो जाता है। इनके प्रशासन में हम क्या देखते हैं? अगर प्रशासन की बात की जाए, तो प्रशासन जो होगा, प्रमुख कौन हो जाएगा? प्रमुख होगा छत्रपति। यानी राजा को क्या कहा जाता था? राजा की उपाधि छत्रपति हुआ करती थी। इसलिए हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी जी महाराज। जैसे हम उदाहरण देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज, नहीं यही कहते हैं, शिवाजी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख जो होता था छत्रपति होता था। छत्रपति का मतलब राजा की यह उपाधि थी और उपाधि छत्रपति थी, इसलिए हर शासक अपने नाम के आगे छत्रपति जरूर लगाएगा। और प्रशासन से जुड़े हुए कौन थे? प्रशासन प्रायः दक्कनी राज्यों की भांति ही था, दक्कनी राज्यों के समान ही था।
समान ही था। प्रशासन के मुख्य अधिकारी जो थे, के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? अधिकारी को अष्टप्रधान कहा जाता था। मुख्य अधिकारी को अष्टप्रधान कहा जाता था। जो प्रमुख अष्टप्रधान के जो प्रमुख अधिकारी होंगे उनको अगर देखें, कुछ नाम भी ले सकते हैं। अष्टप्रधान के प्रमुख अधिकारी जो हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, इनका नाम भी ले सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पेशवा। पेशवा क्या है कि प्रशासन तथा राजस्व मामले का प्रधान। राजस्व मामले का प्रधान हो जाएगा, पेशवा नाम था। आगे चल करके पेशवा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं। पेशवा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। बीजापुर गोलकुंडा ही ज्यादा चर्चा में है, अभी दो ही है ना। देखिए मैं एक बार आ जाता हूं। अष्टदिग्गज नहीं थे, अष्टप्रधान थे। अष्टदिग्गज अलग, वो विजयनगर में। देखिए होता क्या है कि आप कहते हैं जैसे बीजापुर और गोलकुंडा प्रधान है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर पूरे क्षेत्र की बात करें तो जब पहले विजयनगर हुआ करता था, हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक बहमनी हुआ करता था। तो विजयनगर भी 1565 के बाद जब तालीकोटा की लड़ाई होती है तो विजयनगर भी विखंडित हो गया और वहां पर भी छोटे छोटे राज्य हो गए। जिस कर्नाटक की बात कर रहे हैं वो असल में पहले विजयनगर का भाग हुआ करता था। इससे ऊपर की बात करें महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को लेकर के, तो यहां पर कई राज्य अस्तित्व में आए। जब बहमनी राज्य थे तब कोई दिक्कत नहीं है। बहमनी राज्य का विघटन होता है तो कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आते हैं। जैसे हम देखते हैं बीजापुर है, गोलकुंडा है, अहमदनगर है, खानदेश है, बरार है, बीदर है, इतने छोटे छोटे राज्य आ गए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे बीजापुर ने बीदर को खा लिया या बरार को खा लिया और गोलकुंडा ने बीदर को खा लिया, यानी ये दोनों राज्य समाप्त हो गए। और अहमदनगर खानदेश को तो पहले ही मुगल मिला चुका है। तो राज्य, बड़े राज्य कितने बचे? केवल 2 बचे, और शिवाजी उभरने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हमेशा आपको बीजापुर और गोलकुंडा की चर्चा मिलेगी, और वह भी ज्यादा दिन नहीं मिलेगी। यह 1680 की बात हो रही है, 88 तक जाते जाते वो भी समाप्त हो जाएगा जब मुगलों का इस क्षेत्र में प्रसार होगा। तो यहां हमने क्या देखा कि मुख्यतः यही 2 राज्य यहां पर बसते हैं। पेशवाज है जो आपका प्रधान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वित्त व्यवस्था और सामान्य प्रशासन का प्रधान होगा। एक जो होगा वह होगा सर ए नौबत। सर ए नौबत हो जाएगा। सर ए नौबत क्या है? सेनापति है, यानी सेना विभाग का प्रधान हो जाएगा। सेनापति प्रमुख सेनापति नहीं होता है, जानते हैं। फिर एक हो जाएगा आपका मजमुआदार। मजमुआदार होगा राज्य का लेखपाल। मजमुआदार हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? राज्य का लेखपाल। पहले बड़ा पद होता था लेखपाल, यानी जो लेखा संबंधी रखता हो। फिर हम देखते हैं एक वाकियानवीस है। वाकियानवीस हो जाएगा एक तरह से वाकियानवीस, ये गुप्तचर भी है। वाकियानवीस होगा, ये क्या है? गुप्तचर विभाग का भी प्रधान हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो खास करके ये राजकीय पत्र व्यवहार जो करता है, पत्र व्यवहार भी करेगा, राजकीय पत्र व्यवहार भी करता है, राजकीय पत्र व्यवहार का भी कार्य करेगा, व्यवहार। और राजकीय गृहस्थी का प्रभारी, गृहस्थी का प्रभारी। जैसे पहले हम देखते हैं खान समा होता था ना, खान समान के समान, ऐसे कर सकते हैं। इसमें हम देखें खान ए समा के समान, के समान का अधिकारी होगा। जैसे मुगल काल में हम खान समा देखते हैं, उसी टाइप का अधिकारी वाकियानवीस भी हो जाएगा। जनरली क्या है, यह गुप्तचर विभाग का प्रधान हो जाता है, गुप्तचर विभाग का प्रधान हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एक है सुरनवीस। सुरनवीस है जिसको हम कहते हैं कभी कभी चिटनिस, चिटनिस भी कहते हैं। सुरनवीस को क्या कहते हैं? चिटनिस भी कहते हैं। और यह क्या हो जाएगा? यह भी आपका लेखा कार्य करेगा। यह भी क्या करेगा? लेखा कार्य करेगा। तीसरा जो हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा दवीर हो जाएगा। दवीर
अष्टप्रधान के ये सब अधिकारी हैं। दवीर, दवीर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका दरबारी शिष्टाचार का संरक्षक होगा। दरबारी शिष्टाचार, शिष्टाचार तथा बाह्य संबंध, बाह्य संबंध देखने वाला। एक हो जाएगा आपका सुमंत हो जाएगा, यहां नहीं लिखा है, सुमंत होगा लगभग विदेश विभाग को देखने वाला अधिकारी हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है सुमंत के ऊपर। ये सब सारे अधिकारी यहां पर हुआ करते थे। और एक होता था आपका पंडित राव, पंडित राव हो जाएंगे जो होंगे न्यायाधीश। ये सारे प्रमुख अधिकारी थे, सबकी चर्चा हम नहीं कर रहे। सरे नौबत है, मजमुआदार है, वाक्यानवीस है, सुरनवीस है। वाक्यानवीस क्या है, गुप्तचर है, राजकीय पत्र व्यवहार करता है, राजकीय गृहस्थी का प्रभारी है। सुरुनवीस क्या है, सुरुनवीस चिटनीस है, लेखाकारी है। दवीर क्या है, दरबारी शिष्टाचार और बाह्य संबंध। सुमंत है, विदेश विभाग। पंडित राव है, न्यायाधीश। ये कुछ छोटे छोटे से विभाग थे। और यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो सेना का विभाग देखते हैं, कई कुछ और टर्म लेते हैं। अन्य शब्द अगर लें तो इस प्रकार से, या शब्दावलियां अगर लें, अन्य शब्दावलियां अगर लें, यहां 2-3 शब्द ले लेंगे। जैसे हम देखते हैं एक पागा हो, पागा जो होगा वह होगा राजकीय घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक होगा। जैसे हमने पहले भी लिखा है लेकिन एक और बार भी लिख लेते हैं, बारगीर क्या होगा, स्वतंत्र घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक हो जाएगा। राजकीय घुड़सवार जो सैनिक है वो पागा कहलाएगा। कभी कभी पागा से मतलब हो जाता है, लगता है कि शायद यह पैदल सैनिक की बात कर रहा है। एक हो जाएगा आपका सिलहदार, कल मैंने एक फिल्म की कहानी सुनाई थी। सिलहदार जो हो जाएगा वह हो जाएगा अस्थाई सैनिक, या हम कह सकते हैं जागीरदार। जागीरदार सैनिकों को क्या करता था, सैनिकों को नकद अथवा भूमिखंड में वेतन दिया जाता था, भूमिखंड में वेतन दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। प्राथमिकता क्या होगी, प्राथमिकता जो होगी वह नकद वेतन की थी, नकद वेतन की थी। यानी शिवाजी चाहता था कि सबको नकद वेतन दिया जाए, लेकिन कभी कभी भूमिखंड देना ही पड़ता था, क्योंकि भूमिखंड से बहुत ही अधिक लोग मानते थे कि एक तरह से हम क्या देखते हैं, भूमि प्राप्त करना लोगों को अच्छा लगता है। एक होगा मिरासदार, मिरासदार क्या होगा, ये वंशानुगत जमींदार टाइप का है। मिरासदार कभी कभी देखिएगा यहां से टर्म पूछा जाता है, इसलिए एनसीईआरटी हम लोग पढ़ने के लिए कहते हैं कि इतना ही पढ़ लें कि कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वंशानुगत, भूमि पर दावा करने वाले, दावा रखने वाले अधिकारी, रखने वाले अधिकारी मिरासदार कहलाते थे। कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया है, मिरासदार हो जाएगा, वंशानुगत दावा रखता है। ये सब टर्म बहुत महत्वपूर्ण होगा और मैं यहां से प्रश्न पूछ भी सकता हूं। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, इस तरह से बहुत सारे टर्म हैं। जो भूमि सर्वेक्षण करवाया गया शिवाजी द्वारा भूमि सर्वेक्षण अन्नाजी दत्तों के द्वारा, अन्नाजी दत्तों के अधीन करवाया गया, अधीन करवाया गया था, अन्नाजी दत्तों के अधीन करवाया गया था। भूराजस्व की दर कितनी रही होगी, भूराजस्व की दर जो रही होगी 1/3 से 1/4 रहा होगा। भूराजस्व की दर 1/3 से 1/4 रहा होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। 1/3 भी रहा सकता है, 1/4 भी हो सकता है। कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे पागा है, राजकीय घुड़सवार सैनिक है, राजकीय घुड़सवार सैनिक है। बारगीर है, स्वतंत्र घुड़सवार सैनिक है। सिलहदार है, अस्थायी सैनिक है। मिरासदार है, वंशानुगत भूमि पर दावा करने वाला।
शिवाजी द्वारा भूमि सर्वेक्षण अन्नाजी दत्तो के अधीन करवाया गया था और भूराजस्व की दर लगभग इतनी रही होगी, 1/3 से 1/4 रहा होगा, यह मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। छविगिरी, ऐसा मैंने कई बार लिखाया है कि अष्टदिग्गज कहाँ है, अष्टदिग्गज विजयनगर में है। अष्टप्रधान कहाँ है, अष्टप्रधान है कहाँ पर, यहां पर अष्टप्रधान शिवाजी के अधीन है। आगे के घटनाक्रम को देखें। आगे शिवाजी के बढ़ते प्रभाव हम देखते हैं। आगे मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, औरंगजेब ने स्वयं दक्कन आने का निश्चय किया, कब किया? इसने सोचा कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा, यह होगा 1684। दक्कन आने के पश्चात औरंगजेब ने महसूस किया कि जब तक बीजापुर तथा गोलकुंडा का अस्तित्व रहेगा, तब तक शिवाजी को अस्तित्व रहेगा, तब तक शिवाजी पर क्या किया जा सकता है, शिवाजी या ऑब्लिक कर दे मराठों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा, नहीं लगाया जा सकेगा। क्या कह रहा है जरा समझेंगे, जा सकेगा क्या कह रहा है जरा समझेंगे। आगे चल के मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए औरंगजेब दक्षिण आने का निश्चय करता है, जबकि 1684 है, तब तक शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन यहां पर उसको रोकना नामुमकिन है मराठों को। दक्कन आने के पश्चात जब औरंगजेब ने देखा कि यहाँ क्या समस्या है, अब तो वो प्लॉट पर आ गया है, उसने देखा कि भाई ये बीजापुर और गोलकुंडा ही ऐसा ग्रह है जो शिवाजी तो की मृत्यु हो गई है, मराठों की समस्या का समाधान होने ही नहीं देना चाहता है, या हो ही नहीं सकता। क्यों? कभी मराठे गोलकुंडा के साथ मिल जाए, कभी बीजापुर के साथ मिल जाए, कभी दोनों मिल जाए, कभी अकेले कर दे, मतलब एक तरह से अस्त व्यस्त स्थिति हो गई थी। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो दोनों राज्य है बीजापुर और गोलकुंडा, यहां पर सिया धर्मावलंबी शासक शासन करते हैं, सिया धर्म को मानने वाले थे। तो माना जाता है कि शायद औरंगजेब कट्टर भी था धार्मिक तौर पर, चूंकि सुन्नी मुसलमान था, वो सिया मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता था। एक यह भी कारण हो सकता है, ऐसा इतिहासकार मानने से परहेज नहीं करते। तो औरंगजेब ने कहा कि जब तक ये दोनों रहेगा, बीजापुर और गोलकुंडा, तो मराठे यहां आकर के अंदर चले जाते हैं, उसमें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीजापुर पर आप हमला कर नहीं सकते हैं, गोलकुंडा पर हमला कर नहीं सकते हैं, और मराठे उसके क्षेत्र में भाग जाते हैं। औरंगजेब ने सोचा पहले इसी को मिटा देते हैं, उसके बाद मराठों को देखा जाएगा, और उसने बीजापुर और गोलकुंडा पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के लिए उस पर हमला कर दिया और उसे जीत भी लिया। ये बहुत बड़ी भूल थी औरंगजेब की, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह से परेशान होता है। अंततः उसका साम्राज्य भी इसमें विघटित हो जाता है, अंकुश नहीं लगाया। और इस क्रम में हम क्या देखते हैं कि 1686 बीजापुर को जीत लिया गया, जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, थोड़ा इसमें पीछे कहानी है, लेकिन वह सुनेंगे नहीं, लिया गया। फिर हम देखेंगे 1687 में गोलकुंडा को मिला लिया जाता है, गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। हालांकि यह कदम साम्राज्य में मिला लिया गया, हालांकि यह क्या होता है, हालांकि यह कदम औरंगजेब के लिए बहुत घातक होता है। इसके या ऐसे कर सकते हैं, एक लाइन और डालेंगे,
इसके पश्चात मुगल शासन का विस्तार, इसके पश्चात मुगल शासन का विस्तार कहां तक हो जाता है? मुगल शासन का विस्तार कहां तक हो गया? सुदूर दक्षिण तक हो गया, सुदूर दक्षिण तक हो गया, सुदूर दक्षिण तक इस शासन का विस्तार होता है। दक्कन आने के पश्चात औरंगजेब ने महसूस किया कि जब तक बीजापुर और गोलकुंडा का अस्तित्व रहेगा तब तक शिवाजी या मराठों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा। इस क्रम में हम क्या देखते हैं, 1686 में बीजापुर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, 1687 में गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके पश्चात मुगल शासन का विस्तार सुदूर दक्षिण तक हो जाता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा, इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा कि मराठों की समस्या तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन विशाल साम्राज्य पर प्रशासन करने की समस्या जरूर उत्पन्न हुई, लेकिन विशाल साम्राज्य पर प्रशासन की समस्या अवश्य उत्पन्न हुई, जिसके कारण से अवश्य उत्पन्न हुई। इसी कारण 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के शीघ्र पश्चात मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, के शीघ्र बाद ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया, साम्राज्य का विघटन हो जाता है, का विघटन। असल क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया। अब बड़े क्षेत्र पर फैलने के लिए तो भाई प्रशासन भी तो वैसा होना चाहिए। अगर बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन का विस्तार हो गया तो अभी मैं तुरंत क्लास खत्म करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है जाने में। आज जानते हैं कि जो आपके साथ गूगल मीट वगैरह किया जाता है तो मुझे पहुंचना भी पड़ेगा, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन 1 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि क्लास को आज यहीं एंड कर सकें। और चैप्टर भी ये फिनिश हो गया है, एक चैप्टर लास्ट बचेगा, उसको कल परसों देखेंगे। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा कि मराठों की समस्या का तो समाधान नहीं निकला, मराठों की समस्या तो समाप्त नहीं हुई, लेकिन विशाल साम्राज्य पर प्रशासन की समस्या उत्पन्न हुई। इसी कारण 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के शीघ्र बाद ही मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है। यह था आपका लास्ट लाइन इस चैप्टर का। यह चैप्टर भी फिनिश होता है, औपचारिक रूप से हमारे मेडिवल हिस्ट्री को समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कल मैं आऊंगा तो आधे घंटे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, जो कुछ कल्चर वाला पार्ट है, स्थापत्य और चित्रकला वाला कुछ पार्ट है, बहुत अधिक लिखा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ फोटो वोटो देख करके आज अगर होता तो आज ही समाप्त हो जाता, आज 1.5 घंटे की क्लास होती, समाप्त हो जाता, लेकिन आज क्लास ले नहीं सकते हैं, मुझे निकलना भी होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इतना आप मान के चलें कि मेडिवल हिस्ट्री हमारा सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। और मंडे ट्यूसडे से हम क्या करेंगे, कहानी सब कैसे सुनाएंगे, कहानी कैसे सुना पाएंगे, इतना कहानी लंबा लंबा है कि उसमें कैसे करेंगे। शिवाजी ने औरंगजेब को नहीं हरा, ना कभी नहीं हराया था। एक बार क्या हुआ था, देखिए औरंगजेब और शिवाजी के बीच में सीधी टकराहट तो हुई नहीं, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाती है और औरंगजेब दक्कन जो आता है वह 1684 में आता है। लेकिन एक बार युद्ध हुआ था, सलहेर की लड़ाई थी, और उसमें शिवाजी ने मुगल सेनापति को हरा दिया था, वो भी बड़ी बात। लेकिन ये तो घटनाएं कई बार हुई, मुगल मतलब औरंगजेब और शिवाजी के सीधा टकराहट कभी नहीं हुआ, क्योंकि औरंगजेब बाद में आया जब तक शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मराठों के साथ ही चलता रहा। हाँ, एक बार और देख सकते हैं इसमें, जो एक लाइन छूटा हुआ था, जैसे कि आप मान के चलते हैं कि शिवाजी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मैं वर्बली आपको समझा देता हूँ। शिवाजी की जब मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी संभाजी बनते हैं, लेकिन 1689 में वो जिंजी में छुपे हुए थे, वहाँ पर छापा मार करके और संभाजी को भी पकड़ लिया गया। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद राजाराम शासक बनते हैं, ताराबाई है। तो इसकी चर्चा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो ये था आज आपके लिए लास्ट
आगे मैं मिलता हूँ मंडे को आपके इस क्लास में। और अभी मैं 12 बजे, अगर आप लोग गूगल मीट में जुड़ना चाहें तो जुड़िएगा, कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं। बाय एंड टेक केयर।